दोस्तों हाल ही में मैंने साउथ में रिलीज हुई एक माइंड ब्लोइंग हॉरर फैंटेसी मूवी देखी है जिसका नाम है हाउसमेट्स। इस मूवी को डायरेक्ट किया है राजवेल जी ने और IMDb पर मिले है इस फिल्म को 7.4 आउट ऑफ 10। दोस्तों ये मूवी अलग ही तरह का एक यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर आती है जो कि आपको बेहद ही पसंद आने वाला है और इस मूवी को देखकर आप भी यही कहोगे कि ऐसी फिल्म तो सिर्फ साउथ में ही बन सकती है। इस मूवी को जबरदस्त हॉरर और फैंटेसी का तड़का लगाया गया है जिसका सस्पेंस हम ऑडियंस को मूवी के एंड तक बांधे रखता है और दोस्तों क्लाइमैक्स भी इतना शॉकिंग है कि उसे देखकर आप भी यही कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहना। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही शानदार मूवीज देखने को मिलती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी की शुरुआत होती है एक गवर्नमेंट ऑफिस से। यहाँ पर हम कहानी के हीरो कार्तिक और उसके दोस्त सिंथी को देखते हैं। उनके साथ आया हुआ ब्रोकर मुत्थुस्वामी कार्तिक से कहता है कि तुम्हें जिस एरिया में फ्लैट मिल रहा है ना वहाँ तो 45 लाख से थोड़े से भी कम रेट में फ्लैट नहीं मिलता, लेकिन तुम बहुत लकी हो, तुम्हें बहुत ही कम रेट में फ्लैट मिल रहा है। अब ये लोग यहाँ पर सारे पेपर तैयार करके ओनर को पैसे देकर कार्तिक वो फ्लैट अपने नाम पर करने के लिए आया होता है। अब उस ऑफिस में काम करने वाला बंदा डॉक्यूमेंट देखकर कहता है कि पहले तो यहाँ पर ID प्रूफ लगाने के लिए कहा था, तुम लोगों ने तो बर्थ सर्टिफिकेट लगाया है, चलो जाओ इसे चेंज करके लेकर आओ। तो ब्रोकर यहाँ पर समझ जाता है कि यह आदमी रिश्वत मांग रहा है। उसके पास एक चिट्ठी होती है, वो उसमें उसका रेट देखता है। फिर वो कार्तिक को 2000 रुपए निकालने के लिए कहता है जिससे कि वो बंदा डॉक्यूमेंट का काम कर देगा। अब कार्तिक के पास तो ज्यादा पैसे बचे नहीं थे, उसके पॉकेट में जितने भी पैसे होते हैं वो उसे टेबल पर रख देता है और थोड़े पैसे अपने फ्रेंड को भी देने के लिए कहता है। अब यहाँ पर पैसे देने के बाद ये लोग दूसरे टेबल पर जाते हैं तो वहां पर बैठी हुई मैडम भी उस डॉक्यूमेंट में फॉल्ट निकालने लगती है। अब इस महिला को पैसे देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं बचा था तो कार्तिक अपने दोस्त के कमर पर जो चांदी की चेन बंदी होती है वो निकाल कर उसे दे देता है। इस तरह से उनके डॉक्यूमेंट अप्रूव होकर फाइनल डेस्क पर पहुंचते हैं। लेकिन दोस्तों जब कार्तिक साइन करने के लिए जाता है तो वहां की लाइट अपने आप ही ऑन ऑफ होने लगती है, पर वहां पर मौजूद लोग और कार्तिक इस बात को इग्नोर कर देते हैं। कार्तिक साइन करके फ्लैट अपने नाम पर कर लेता है। फिर वहां से कार्तिक और उसका दोस्त अनु नाम की एक लड़की के घर पर जाते हैं। दरअसल दोस्तों कार्तिक यहाँ पर अनु के पिता से अनु का हाथ मांगने के लिए आया होता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। कार्तिक उनके ही घर पर किराए के तौर पर रहता था और इसी दौरान उन दोनों में प्यार हो गया। लेकिन अनु के पिता को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी उसी लड़के से करूंगा जिसके पास एक अच्छा सा फ्लैट होगा और इसी वजह से दोस्तों कार्तिक ने फ्लैट खरीद लिया था। अब कार्तिक अनु के पिता से कहता है कि मैं और आपकी बेटी एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मैंने एक सेकंड हैंड फ्लैट खरीद लिया है और उसे फुल फर्निश भी बना दिया है। अब आप हमारे रिश्ते को परमिशन दे दो, हम शादी करके अच्छे से फैमिली बनकर रहेंगे। लेकिन दोस्तों अनु के पिता हंसने लगते हैं और फिर से इनके रिश्ते को मना कर देते हैं। तो ये बात सुनकर कार्तिक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उनसे कहता है कि आपके कहने से कुछ नहीं होता, जब तक अनु मुझे नहीं कह देती कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो वो यहाँ पर अनु को बाहर बुलाते हैं और उसका फैसला सुनाने के लिए कहते हैं। अनु यहाँ पर रोते हुए कार्तिक से कहती है कि कार्तिक मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। ऐसा कहकर वो रोते हुए अंदर चली जाती है। तो यहाँ पर अनु का पिता कहता है कि मिल गया जॉब, अब निकलो यहाँ से। तो ये सब देखकर कार्तिक को बहुत ही दुख होता है। वो रोते हुए अपने दोस्त के घर पर पहुंच जाता है, फिर शराब वगैरह पीकर सो जाता है। लेकिन अगली सुबह हम देखते हैं कि अनु तो बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार होकर उसके घर पर आती है। लेकिन कार्तिक उसे देखकर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि कल मैंने तुम्हें अपने साथ चलने के लिए कहा था लेकिन तब तो तुमने मना कर दिया, तो अब यहाँ पर क्यों आई हूँ, जाओ यहाँ से। तो अनु उसे समझाते हुए कहती है कि अगर कल मैं तुम्हारे साथ आने के लिए हाँ कर देती तो मेरे पिता ऐसा होने ही नहीं देते और इस वजह से तुम दोनों में मारपीट हो जाती। तो मैं ये सब कुछ नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उस वक्त ना कहा था, लेकिन रात को मैंने उन्हें अपना फैसला सुना दिया है और अब यहाँ पर भागकर तुम्हारे साथ रहने के लिए आ गई हूँ। तो दोस्तों ये बात सुनकर कार्तिक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं ये दोनों अपने फ्रेंड के साथ मिलकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। फिर कार्तिक अनु को उनके नए फ्लैट पर ले जाता है। ये दोनों बहुत ही खुश होते हैं। अपने नए घर पर सारा सामान अच्छे तरीके से अरेंज करते हैं और उस अपार्टमेंट में हैप्पीली रहने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन के बाद एक रात को हम देखते हैं कि अचानक से जोर शोर से बिजली कड़कने लगती है और इसी दौरान बिजली तो उनके बिल्डिंग पर आकर गिरती है, जिस वजह से दीवार के क्रैक में हम चमकती हुई रोशनी को देखते हैं। खैर अब अगले दिन कार्तिक अपने ऑफिस जाने के लिए निकलता है। अनु उसे टिफिन तैयार करके दे देती है। फिर थोड़ी देर बीत जाने के बाद हम देखते हैं कि अनु अपने घर में साफ सफाई कर रही होती है। लेकिन तभी अचानक उसे कबर्ड के पीछे कुछ दिखाई देता है। वो उसे देखकर परेशान हो जाती है।
तुरंत ही इसके बारे में कार्तिक को बताने के लिए कॉल करती है। अब कार्तिक तो यहाँ पर ऑफिस में बिजी होता है। वो उसे कहता है कि मैं काम में बहुत ज्यादा बिजी हूँ और वो वहाँ दीवार पर पेंट करना रह गया होगा, इसलिए तुम उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। और दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि दीवार पर स्क्वायर टाइप में ड्राइंग बनी होती है और आगे हम देखते हैं कि कोई वहाँ पर ड्राइंग कर रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। अब उसके बाद हम यहाँ कार्तिक को देखते हैं। कार्तिक मशीन प्रोग्रामिंग की कंपनी में काम करता है। अब आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है तो वहाँ पर आए हुए 2 आदमी कार्तिक के प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम निकालने लगते हैं। लेकिन कार्तिक अपने बॉस से कहता है कि सर, मैंने बिल्कुल भी परफेक्ट तरीके से सब कुछ डिजाइन किया है। ये लोग जो कह रहे हैं अगर उनके हिसाब से डिजाइन बनाया जाए तो हमारी मशीन पूरी एफिशिएंट तरीके से काम नहीं करेगी। अब कार्तिक की ये बात सुनकर वो दोनों ही आदमी गुस्सा हो जाते हैं, कहने लगते हैं कि तुमसे ज्यादा हमें बहुत ज्यादा तजुर्बा है। लेकिन तभी वहां पर कार्तिक का एक सीनियर एडिसन आकर कहता है कि सर, मैंने प्रोग्राम रन करके देख लिया है और सब कुछ परफेक्टली वर्क हो रहा है, तो कार्तिक ने जो काम किया है वो सही है। तो ये सब कुछ सुनकर वो दोनों ही गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं। अब यहाँ इस तरफ हम उस फ्लैट पर अनु को देखते हैं। वो नहा रही होती है लेकिन तभी अचानक उसके घर पर तेजी से हवा चलने लगती है। हम देखते हैं कि एकदम से टीवी भी ऑन हो जाता है और अलग अलग तरह के चैनल्स अपने आप ही बदलने लगते हैं और आखिर में एक कार्टून वाला चैनल प्ले होने लगता है। अब थोड़ी देर के बाद टीवी की आवाज सुनकर अनु बाहर आती है। वो सोचती है कि ये टीवी अचानक कैसे चालू हो गया। वो रिमोट लेकर उसे बंद कर देती है, लेकिन दोस्तों अगले ही पल वो टीवी फिर से शुरू हो जाता है। अब ये सब कुछ देखकर वो घबरा जाती है और तुरंत ही टीवी का वायर ही निकाल देती है। अब उसके बाद वो अपने बेडरूम में जाती है तो वो देखती है कि वो ड्राइंग तो एक घर का शेप ले चुकी है, क्योंकि इससे पहले तो वहां पर सिर्फ स्क्वायर ही बना था और उन दोनों के सिवा इस घर में कोई नहीं रहता, तो ये सब कुछ कौन कर रहा है। अब वो उस ड्राइंग की फोटो लेती है और वहां से अपार्टमेंट के बाहर आकर गार्डन में बैठ जाती है। शाम को हम देखते हैं कार्तिक अपने ऑफिस से लौटता है। वो अनु को गार्डन में देखकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो। तो अनु यहाँ पर उसके साथ आज जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बताती है। कहती है कि घर में मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो कार्तिक उसे समझाता है कि तुम्हें अपने घर की याद आ रही होगी, इसलिए तुम थोड़ा परेशान हो। चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ पर रहने की आदत हो जाएगी। और देखो अनु, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए घर खरीदना कितनी बड़ी बात होती है तुम्हें पता नहीं होगा। मैं अनाथ हूँ और आज तक मेरा अपना खुद का घर नहीं था, लेकिन ये घर खरीदने के बाद मुझे बहुत ज्यादा शांति और खुशी मिल रही है, इसलिए तुम ज्यादा टेंशन मत लो। तो अब अनु भी उसे कहती है कि ठीक है बाबा, अब चलो, मैं कुछ नहीं कहती। अब दोस्तों उसके अगले सीन में हम माही नाम के एक छोटे लड़के को देखते हैं। वो एक कमरे में बेड पर बैठकर गेम खेल रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उस रूम का फैन अपने आप ही ऑन हो जाता है। फिर वो देखता है कि बोर्ड का बटन अपने आप ही प्रेस होकर बल्ब जल जाता है। यह सब कुछ देखकर वो हैरान हो जाता है और इतने में ही वहां पर रखी हुई अलमारी अपने आप ही खुल जाती है। अब ये सब कुछ देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो धीरे से उस अलमारी के पास जाकर देखने लगता है, लेकिन तभी कोई अलमारी बंद कर देता है। अब यहाँ इस तरफ हम अनु को देखते हैं जो कि किचन में कुछ काम कर रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर भी बेसिन का नल अपने आप ही चालू हो जाता है। वो इस बात को गौर से नोटिस करती है और वो नल फिर से चालू बंद ऐसा होने लगता है। ये देखकर तो वो एकदम से डर जाती है। वो तुरंत ही कार्तिक को बुला लेती है और कार्तिक टेक्नीशियन को बुलाता है। अब टेक्नीशियन नल की फिटिंग चेक करता है। कुछ रिपेयर वर्क करने के बाद वो बताता है कि सर, इस स्विच का नॉब खराब हो गया था, इसलिए शायद वो ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो रहा था। मैंने उसे बदल दिया है, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो कार्तिक ठीक है कहकर पैसे देकर उसे भेज देता है। लेकिन अब यहाँ पर अनु कार्तिक से कहती है कि मुझे इस घर में कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, जरूर यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है। कार्तिक उसे फिर से वही समझाता है कि तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, ये सब कुछ तुम्हारा वहम है। अब यहाँ इस तरफ उस लड़के माही के माता पिता उसे डॉक्टर के पास ले आते हैं, क्योंकि दोस्तों वो माही बहुत डर गया था और उसे 102 डिग्री बुखार हो गया था। यहाँ पर माही डॉक्टर को बताता है कि हमारे घर पर कोई है जो मुझे डरा रहा है, लगता है वो भूत है। डॉक्टर उसे कहता है कि बेटा, भूत जैसा कुछ नहीं होता, तुम बेवजह ही डर रहे हो। लेकिन माही कहता है नहीं, हमारे कमरे में भूत है। तो डॉक्टर कहता है कि ठीक है, अगली बार जब भी तुम उस भूत से मिलो उसका नाम पूछ लेना, और अगर कोई भी जवाब ना मिले तो तुम्हें ये मानना होगा कि वहाँ पर भूत नहीं है। तो माही भी ठीक ऐसा कह देता है। अब उसके बाद हम देखते हैं अनु सब्जियां खरीद रही होती है, तो वो उस सोसाइटी में रहने वाली कुछ महिलाओं से पूछती है कि हम जिस F1 फ्लैट में रह रहे हैं, क्या इससे पहले वहाँ पर कोई दुर्घटना हुई थी, क्योंकि कुछ दिनों से मेरे साथ अजीब सी घटनाएं हो रही है। तो वो महिलाएं कहती है कि तुम्हारा फ्लैट तो बहुत ही अच्छा है, इससे पहले उसमें कोई भी बुरी घटना नहीं हुई थी। ऐसा कहकर वो चली जाती है। अब अनु भी वहां से जाने लगती है, लेकिन वो सब्जी वाला उसे रोककर बताता है कि मैडम, जब से बिल्डिंग बनी है तब से मैं यहाँ पर सब्जी बेच रहा हूँ, और मुझे याद है 10-15 साल पहले
F1 फ्लोर पर एक फैमिली रहती थी, लेकिन उस फैमिली के सभी लोग एक एक्सीडेंट में मारे गए। तो अब ये बात सुनकर अनु बहुत ज्यादा डर जाती है। वो सोचने लगती है कि कहीं उसी परिवार के लोगों की आत्माएं उन्हें परेशान तो नहीं कर रही है। अब यहाँ पर अनु अपने फ्लैट पर आती है और तुरंत इसके बारे में बताने के लिए कार्तिक को कॉल करती है, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था। अब इतने में ही वो देखती है कि टेबल का ड्रॉवर अपने आप ही खुल जाता है, और वो भी एक नहीं बल्कि बहुत सारे ड्रॉवर अपने आप ही खुलने लगते हैं। अचानक ही वहाँ पर तेज हवा चलने लगती है, डाइनिंग टेबल की कुर्सियां गिरने लगती है, फिर एकदम से सब कुछ शांत हो जाता है। अब अनु ये सब कुछ देखकर इतनी घबरा गई थी कि उसकी जान तो मुंह में अटक गई थी। तभी अचानक पीछे से फिर से टीवी ऑन हो जाता है। अब ये सब कुछ देखकर वो डर के मारे घर से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ जाती है, लेकिन अचानक दरवाजा भी बंद हो जाता है। तो इन सब से घबराकर वो वहीं पर बेहोश आकर गिर जाती है। अब थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कार्तिक अपने ऑफिस से दौड़ते हुए घर पर आता है। उसके फ्लैट पर आस पड़ोस के लोग भी आ गए थे, जो कि अनु को शांत कर रहे थे। अब अपने घर की ऐसी हालत देखकर, जो कि सारी चीजें इधर उधर बिखरी हुई थी, ये देखकर कार्तिक भी हैरान हो जाता है। वो अनु से पूछता है कि ये सब कुछ क्या है, ये किसने किया, कैसे हुआ ये सब कुछ। तो अनु उसे दीवार पर की गई पेंटिंग देखने के लिए कहती है। कार्तिक उस पेंटिंग को देखकर आता है। अनु उसे बताती है कि हर दिन वो ड्राइंग बदल रही है, और आज तो मेरे ही आंखों के सामने ये घर का सारा सामान इधर उधर उछलकर गिरने लगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर जरूर कोई है जो हमें डराने की कोशिश कर रहा है। उस सब्जी वाले अंकल ने भी कहा था कि इस फ्लोर पर रहने वाली एक फैमिली है जो कि एक्सीडेंट में पूरी तरीके से मारी गई। मुझे लगता है कि उन्हीं लोगों की आत्माओं से ये सब कुछ हो रहा है। कार्तिक, मुझे बहुत डर लग रहा है, हम इस घर को छोड़ देते हैं। लेकिन कार्तिक उसे कहता है कि अनु, तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर भी भूत प्रेत पर विश्वास करती हो। लोगों की बातें सुनकर तुमने उन्हें सच मान लिया है, और ये सब कुछ तुम्हारा बस वहम है। तुम्हें पता है ना, मैंने ये घर कितनी मुश्किल से खरीदा है। देखो, हम घर छोड़कर नहीं जाएंगे। अब ये बात सुनकर अनु गुस्सा हो जाती है। उसे कहती है कि अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी है तो ठीक है, आज के बाद मैं इस घर के बारे में कुछ भी कंप्लेंट नहीं करूंगी, लेकिन अगर किसी के साथ भी बुरा हुआ तो फिर मुझे मत बताना। ऐसा कहकर वो रूम के अंदर जाकर दरवाजा बंद करके रोने लगती है। अब सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। रात हो जाती है और कार्तिक हॉल में परेशान होकर बैठा होता है। अब इतने में ही अचानक उसे बाथरूम का दरवाजा ओपन होने की आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो अनु दूसरे कमरे में सो रही थी, लेकिन यहाँ पर कोई बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है। उसके पैरों के गीले निशान उसे दिखाई देते हैं, और दोस्तों उसे देखकर अब जाकर कार्तिक की भी फट जाती है। वो भी डरते हुए निशान का पीछा करते हुए दूसरे कमरे में जाता है, तो ऐसा लगता है कि कोई झूले पर बैठा है और झूला झूल रहा है। इतने में उस कमरे का दरवाजा अचानक ही बंद हो जाता है। तो ये सब कुछ देखने के बाद कार्तिक की भी हवा टाइट हो चुकी थी। फिर हम देखते हैं कार्तिक तुरंत ही अपने घर पर एक सिद्ध पंडित जी को बुलाता है। तंत्र मंत्र करके एक बहुत बड़ा हवन करवाता है। वो पंडित जी यहाँ पर कुछ रिचुअल्स करते हैं, जिससे कि ये पता चले कि यहाँ पर कोई आत्मा है या फिर कोई और ही मामला है। अब अगले दिन पंडित जी ने जो रिचुअल किया था उसे चेक करते हैं, तो उन्हें नारियल में भी कुछ गड़बड़ दिखाई नहीं देती। फिर पंडित जी कार्तिक से कहते हैं कि मुझे तो यहाँ पर किसी भी आत्मा का साया नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ, ये जो भी है वो अच्छी शक्ति है, वो आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन कार्तिक कहता है कि ऐसे कैसे, इस घर में तो बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं हो रही है, हमें उससे बहुत डर लग रहा है। पंडित जी कुछ तो कीजिए। तो पंडित जी कार्तिक को एक अभिमंत्रित धागा देकर वहां से चले जाते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं रात को ये दोनों हॉल में ही सो रहे थे। तभी अचानक फ्लैट का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। कोई अंदर आ जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। ये देखकर कार्तिक अनु से कहता है कि जाओ जल्दी से मेरा मोबाइल लेकर आओ, हम तुरंत ही पंडित जी को कॉल करते हैं। लेकिन दोस्तों अनु जब कमरे में मोबाइल लेने के लिए जाती है तो उसे वहां पर कुछ दिखाई देता है। वो तुरंत ही कार्तिक को बुलाती है और दीवार की तरफ इशारा करती है। तो वहां पर लिखा था, तुम कौन हो, नाम बताओ। अब ये देखकर अनु और कार्तिक घबरा जाते हैं। कार्तिक कहता है कि मैं अपना नाम नहीं लिखूंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अनु कहती है कि लगता है वो जो कोई भी है हमसे कम्युनिकेट करना चाहता है, और वो खुद जाकर कार्तिक का नाम वहां पर लिखती है। तो दोस्तों दूसरी तरफ हम देखते हैं वो बच्चा माही अपने माता पिता को कमरे में बुलाकर वहां लिखी हुई चीज दिखाता है। कहता है कि आप लोग मुझे पागल कह रहे थे ना, देखो भूत का रिप्लाई आया है। और दोस्तों दीवार पर लिखा हुआ देखकर माही का पिता रमेश और उसकी माँ कविता शॉक रह जाते हैं। वो अपने बेटे से पूछते हैं कि बेटा कहीं तो कुछ जादू तो नहीं कर रहा। माही कहता है कि नहीं पापा, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि मुझे डराने वाला वही भूत है। अब रमेश दीवार पर जाकर लिखता है, तुम्हें क्या चाहिए। यहाँ पर कार्तिक और अनु से पढ़ते हैं। कार्तिक घबराते हुए लिखता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम जो कोई भी हो बस ये घर छोड़कर चले जाओ। अब ये देखकर रमेश और कविता घबरा जाते हैं कि सच में यहाँ पर तो भूत लिख रहा है। कविता कहती है कि किसी तांत्रिक को बुलाकर इस भूत को भगा देते हैं।
रमेश कहता है अब इतनी रात गए कौन तांत्रिक मिलेगा। तभी वो बच्चा माही कहता है कि पापा लगता है इसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई होगी, अगर हम उसकी इच्छा पूरी कर दे तो वो यहाँ से चला जाएगा। तो रमेश दीवार पर जाकर लिखता है कि हमें तुम्हारी आखिरी इच्छा बताओ, हम उसे पूरा करेंगे। यहाँ कार्तिक और अनु ये बात पढ़कर घबरा जाते हैं। अब कार्तिक और अनु ये बात सुनकर डर जाते हैं कि ये उनकी आखिरी इच्छा पूछ रहे हैं, यानी कि ये भूत अब उन्हें मार डालेगा। तो कार्तिक डर के मारे लिखता है कि भूत जी हमारी अभी भी शादी हुई है, चाहे तो हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन आप हमें मारना मत। अब ये जवाब देखकर तो रमेश हंसने लगता है, कहता है कि लगता है वो भूत मुझसे डर गया। लेकिन तभी कविता कहती है कि ओ जी देखो वो हमें भूत समझ रहे हैं। तो रमेश लिखता है कि हम भूत नहीं जिंदा इंसान हैं। कार्तिक भी वही लिखता है हम भी भूत नहीं है, हम भी जिंदा है। अब जिंदा होने की बात देखकर रमेश तो बेहोश हो जाता है। तो वो लोग तुरंत ही अपने कमरे का फैन ऑन करते हैं। तो कार्तिक के रूम का फैन ऑन हो जाता है। कार्तिक लिखता है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, अगर तुम भूत नहीं हो तो हमारे कमरे का फैन ऑन क्यों किया। ये देखकर कविता लिखती है कि हमारे कमरे का फैन ऑन करने से तुम्हारे कमरे का भी फैन ऑन हो जाता है। तो ये देखकर अनु समझ जाती है। वो कार्तिक को लाइट्स ऑन ऑफ करने के लिए कहती है और यहाँ कविता के घर की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। तो अब यहाँ पर सारा मामला समझ में आ जाता है। दरअसल वो बेसिन का नल ऑन ऑफ होना, वो बच्चा माही ये सब कुछ कर रहा था। फिर हॉल में टेबल के बहुत सारे ड्रॉवर अपने आप ही खुलना, वो सब कुछ वहां पर मौजूद बच्चे कर रहे थे, जो मस्ती करते हुए सारी कुर्सियां इधर उधर उलट पुलट कर रहे थे। दीवार पर वो घर की ड्राइंग बनना वो माही कर रहा था। उसी तरह से टीवी ऑन ऑफ होना, घर का दरवाजा खुलना, ये सब कुछ इसी घर में रहने वाली वो फैमिली कर रही थी। और अनु ये सब कुछ देखकर डर रही थी कि यहाँ पर कोई भूत है। अब कार्तिक उन्हें कहता है कि लगता है हम दोनों के घर जुड़े हुए हैं, बताओ तुम कहाँ रहते हो। रमेश बताता है कि हम चेन्नई में वेलिचिली अपार्टमेंट के F ब्लॉक में रहते हैं। कार्तिक कहता है कि हम भी वहीं पर रहते हैं F1 ब्लॉक में। यानी कि दोस्तों ये दोनों फैमिली एक ही फ्लैट में रह रही थी। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसके बारे में सोचकर उन दोनों फैमिली का दिमाग घूम जाता है। वो एक दूसरे से कहते हैं कि हम यहाँ पर रह रहे हैं तो तुम भी यहाँ पर कैसे रह सकते हो, हमें कांटेक्ट करके दिखाओ। इस तरह से ये लोग फोन नंबर एक्सचेंज करते हैं, लेकिन दोनों के ही फोन लगाने पर नॉट एग्जिस्ट बता रहे थे। फिर कार्तिक कहता है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, अगर तुम सही हो तो यहाँ पास में एक पार्क है, वहाँ पर आकर मिलो। अब यहाँ हम देखते हैं रमेश के वहाँ पर बारिश हो रही होती है, लेकिन वो लोग भीगते हुए भी गार्डन में जाकर उन लोगों को ढूंढने लगते हैं। अनु और कार्तिक भी उस पार्क में जाकर इस फैमिली को ढूंढते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को नहीं मिलते। फिर से घर पर आने के बाद ये दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि हम 15 मिनट तक तुम्हें वहां पर ढूंढ रहे थे, लेकिन तुम तो वहां पर नहीं आए। रमेश कहता है कि ऐसे कैसे नहीं, हम तो वहां पर बारिश में तुम्हें ढूंढ रहे थे। कार्तिक कहता है कि बारिश, यहाँ तो कोई बारिश नहीं हो रही। रमेश कहता है क्या, लेकिन यहाँ तो बारिश हो रही है। अब कार्तिक उससे पूछता है तुम किस साल में रह रहे हो, तो रमेश बताता है कि 2012। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कार्तिक की टाइमलाइन होती है 2022 और रमेश की फैमिली 2012 की टाइमलाइन से बात कर रही थी, यानी कि इनके बीच में 10 साल का गैप है। अब ये कैसे पॉसिबल हो रहा है ये तो कुछ समझ नहीं आता, और इस बात पर इन दोनों फैमिलीज को विश्वास नहीं होता। रमेश की फैमिली तो फिर से ये भूत का ही चक्कर समझकर इन भूतों को भगाने के लिए पूजा पाठ करने लगते हैं, लेकिन कार्तिक उन्हें कहता है कि हमारी बात मानो, हम भूत नहीं हैं। अब कार्तिक गूगल पर कुछ सर्च करता है और वो रमेश को बताता है कि कल 1 अक्टूबर 2012 है। इस दिन सीएम हार्ट अटैक की वजह से अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट होंगे। एक बस माउंट रोड के घाट पर गिर जाएगी। इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच में धोनी लास्ट बॉल पर छक्का मारकर मैच को जिताएंगे। अगर कल ये सारी घटनाएं होती है तो तुम्हें हमारी बात माननी ही होगी कि हम 2022 से बात कर रहे हैं। तो रमेश की फैमिली भी ठीक ऐसा कहती है। अगले दिन ये लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं। रमेश एक होम अप्लायंसेस की चीजें रिपेयर करने का काम करता है और रमेश की पत्नी साड़ी की दुकान पर काम करती है। अब धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है, लेकिन कार्तिक ने जो बताया था उसमें से एक भी न्यूज सच नहीं होती है, तो इन्हें लगता है कि कार्तिक झूठ बोल रहा होगा। लेकिन फिर रात को ये लोग घर पर आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर रमेश दीवार पर लिखता है कि तुमने जो भी बोला वो सच हुआ। तो दरअसल दोस्तों कार्तिक ने जो भी बताया था वो सारी घटनाएं सच हुई थी। गाड़ी से आते हुए उन्हें पता चला कि रोड पर बस का एक्सीडेंट हो गया है, धोनी ने मैच जितवा दी है और रमेश को दुकान बंद करनी पड़ी क्योंकि अपोलो हॉस्पिटल में सीएम को एडमिट किया गया क्योंकि उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। तो कार्तिक कहता है कि मैंने इंटरनेट पर सर्च करके ये सब कुछ पता कर लिया था। अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि तुम लोग 2012 में हो,
और हम लोग 2022 से F1 फ्लैट से बात कर रहे हैं और हमें तुम्हारे बारे में भी पता चल गया है क्योंकि इस अपार्टमेंट के पुराने रिकॉर्ड निकालकर हमने तुम्हारी फोटो देख ली है। अब यहाँ पर ये सब कुछ क्या हो रहा है ये कुछ समझ नहीं आता। तो कार्तिक यही बात अपने सीनियर को बताता है जो कि एक साइंटिस्ट होता है। अब दोस्तों एडिसन उन्हें बताता है कि ये टेसरेक्ट इफेक्ट की वजह से हो सकता है। हमारी अर्थ 3 डायमेंशनल है लेकिन एक और भी डायमेंशन है 4th डायमेंशन। अब दूसरी तरफ रमेश की फैमिली को एक महिला जो कि साइंस की स्टूडेंट होती है वो भी उनके साथ ये सब कुछ कैसे हो रहा है ये समझा रही होती है। एडिसन बताता है कि देखो मैं तुम्हें समझाने के लिए बताता हूँ। एक कागज पर ये 2 पॉइंट है, इनके बीच में गैप है, लेकिन अगर हम इस गैप को हटा दे, इस पेपर को फोल्ड करेंगे तो ये दोनों पॉइंट आपस में मिल जाएंगे, यानी कि एक ही जगह पर आ जाएंगे। इसी तरह से रमेश की 2012 की टाइमलाइन और तुम्हारे घर की 2022 की टाइमलाइन, इन दोनों के बीच में जो टाइम और स्पेस की दूरी थी वो मिट चुकी है, इसलिए तुम लोग एक ही फ्लैट में रह रहे हो। अब इस सब पर विश्वास करना थोड़ा कठिन था लेकिन ये यहाँ पर सत्य घटना में हो रहा था। आगे एडिसन ये भी कहता है कि मुझे लगता है कि ये जरूर किसी कारण की वजह से हो रहा है। ऐसा तभी होता है जब बहुत बड़ी 2 एनर्जीज आपस में टकराती है। और दोस्तों जैसा कि हमने उस रात देखा था बिजली बहुत जोर से कड़क रही थी और बिजली उनके बिल्डिंग पर गिरने की वजह से उस दीवार में क्रैक आ गया था और रोशनी भी दिखाई दी थी। तो उसी वक्त ये टेसरेक्ट इफेक्ट हो गया होगा और इन दोनों की टाइमलाइन जुड़ गई। यानी कि अब ये फैमिली एक दूसरे को देख नहीं सकती लेकिन एक दूसरे के फ्लैट में मौजूद जो चीजें हैं उन्हें एक्सेस कर सकती है। अब ये लोग पूछते हैं कि ऐसा हो गया तो हो गया लेकिन ये ठीक कैसे होगा। एडिसन कहता है कि टेसरेक्ट इफेक्ट को कोई क्रिएट नहीं कर सकता, ये अपने आप बना है तो अपने आप ही ठीक होगा। अब इन लोगों के पास बस एक ही रास्ता बचा है कि उनमें से कोई एक फैमिली घर छोड़कर चले जाए और दूसरी फैमिली को वहां पर रहने दे। लेकिन कार्तिक और अनु और रमेश की फैमिली इन दोनों के बीच में कोई भी घर छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। वो एक दूसरे को कहने लगते हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। उसके बाद हम देखते हैं इन दोनों ही फैमिलीज को एक दूसरे के साथ रहने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। ये लोग टीवी देखने बैठते हैं तो कविता कोई दूसरा चैनल लगाती है तो अनु कोई मूवी देखती है। इसी तरह से ये लोग चैनल बदलते रहते हैं। खाना बनाते वक्त मिक्सर अपने आप ही ऑन हो जाता है। यहाँ नहाते वक्त बाथरूम में भी टॉयलेट का फ्लश ऑन ऑफ होने लगता है। इस तरह की और भी चीजें होती है जिससे कि इन दोनों फैमिलीज को बहुत तकलीफ होती है क्योंकि उस टाइमलाइन में ये लोग कुछ अलग कर रहे होते हैं और यहाँ पर अनु और कार्तिक इस टाइमलाइन में कुछ अलग कर रहे होते हैं। इस तरह से अब यहाँ पर एक ही घर में इन दोनों फैमिलीज का रहना इम्पॉसिबल था। हम देखते हैं कि कार्तिक 2 दिनों से ठीक से सोया नहीं है और वो यहाँ पर ऑफिस में काम करते करते ही सो जाता है। वो एक प्रोग्राम मशीन पर काम कर रहा था, वो मशीन ऑन ही रह जाती है जिस वजह से वहाँ ओवरलोड हो जाता है और वहाँ थोड़ी आग लग जाती है। सुबह जब ऑफिस के लोग आते हैं तो ये सब कुछ देखकर वो हैरान हो जाते हैं, तुरंत ही इस सिचुएशन को संभाल लेते हैं और इस घटना की वजह से अब कंपनी का बॉस कार्तिक को जॉब से ही निकाल देता है। घर पर आने के बाद जब अनु को ये बात पता चलती है तो वो रमेश की फैमिली को सुनाने लगती है कि तुम लोगों की वजह से मेरे पति की जॉब चली गई, तुम लोग ये घर छोड़कर जाते क्यों नहीं हो। कविता भी कहती है कि हम घर छोड़कर क्यों जाए, तुम चले जाओ। इस तरह से ये लोग फिर से झगड़ने लगते हैं। अब ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और रमेश एक दिन रात को चिंता में बैठा था। तभी उसके पास कविता आकर पूछती है कि क्या हुआ, क्या माँ की याद आ रही है। रमेश कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि हमें ये घर छोड़कर जाना चाहिए, बेचारे उन दोनों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन कविता ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, कहती है कि हमारे लव मैरिज के बाद हम यहाँ पर रहने के लिए आ गए, इस घर की ईएमआई भरने के लिए हम दोनों ही दिन रात काम कर रहे हैं, अपने खुद के बच्चे को भी टाइम नहीं दे पा रहे और तुम कह रहे हो कि हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। अगर तुम्हारी बात मान भी ली तो बताओ हम कहाँ रहेंगे, फुटपाथ पर। देखो तुम बहान बनने की कोशिश मत करो, मैं कह रही हूँ ना, आज के बाद घर छोड़ने की बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं रमेश अपने रूम में बिगड़ा हुआ फैन रिपेयर कर रहा होता है, इसलिए वो अपने घर का मेन स्विच बंद कर देता है, इसलिए पूरे घर की लाइट बंद होती है। लेकिन अब यहाँ पर अनु देखती है कि लाइट क्यों चली गई है। फिर जब वो बोर्ड को देखती है तो उस पर लिखा होता है कि बोर्ड को 2 घंटे के लिए हाथ मत लगाना, मैं यहाँ पर फैन रिपेयर करने का काम कर रहा हूँ। तो फिर अनु समझ जाती है कि रमेश काम कर रहा है इसलिए उसे डिस्टर्ब नहीं करते, तो वो घर में अपना काम करने लगती है। लेकिन कार्तिक ऑफिस से आता है और लाइट ऑन नहीं हो रही थी, इसलिए वो मेन स्विच को ऑन करता है, जिसकी वजह से दोस्तों रमेश को जोर का झटका लगता है। अब उसे तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर बताते हैं कि आपकी किस्मत बहुत ही अच्छी थी, जो कि वोल्टेज ज्यादा नहीं था, वरना आपके पति की तो ऑन द स्पॉट जान चली जाती। अब यहाँ ट्रीटमेंट लेने के बाद ये लोग घर पर आते हैं और कविता कार्तिक और अनु को भला बुरा कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से आज मेरे पति की जान चली जाती है। इस पर कार्तिक माफी मांगने लगता है कि मुझे पता नहीं था कि रमेश काम कर रहा है। लेकिन कविता कहती है कि हाँ हाँ मुझे सब पता है, तुम लोग ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हो, हमें इस घर से भगाने के लिए। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अब उसके बाद अनु कार्तिक को समझाती है कि
यहाँ पर रहना बहुत ही खतरनाक हो गया है। हमें कैसे पता होगा कि किस टाइम पर वो लोग क्या कर रहे हैं। अगर इसी तरह से हम यहाँ पर रहेंगे तो दोनों ही फैमिलीज की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए प्लीज तुम इस घर को बेच दो, हम किसी दूसरी जगह पर जाकर रह लेंगे और हमें उस घर में रहने वाले बच्चे की सेफ्टी के बारे में भी सोचना होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कार्तिक ने यह घर बहुत ही मुश्किल से खरीदा था। वो इस घर को बेचना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी कार्तिक खुद को समझाकर यह घर बेचने के लिए एडवर्टाइज डाल देता है। तब एक ब्रोकर उसका घर देखने के लिए आता है। तो यहाँ पर अनु ने कविता को बता दिया था कि 4 से 5 के बीच में कुछ गड़बड़ मत करना। लेकिन तभी यहाँ पर कविता के घर में अचानक ही मेहमान आ जाते हैं, क्योंकि दरअसल दोस्तों उसी दिन उस बच्चे माही का बर्थडे होता है। यहाँ पर ये लोग बर्थडे मनाने लगते हैं और कुर्सियां हिलने लगती है। दरवाजा अपने आप ही ऑन ऑफ होने लगता है, क्योंकि कविता के घर पर लोगों की और बच्चों की चहल पहल थी। लेकिन यहाँ अनु और कार्तिक के घर पर वो ब्रोकर ये सब कुछ चीजें देखकर घबरा जाता है। उसे लगता है कि ये फ्लैट हॉन्टेड है, इसलिए वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। अब ये घर ना बिकने की वजह से कार्तिक बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद कार्तिक ने जिस आदमी से ये घर खरीदा था उसके जान पहचान में एक आदमी मिलता है जो ये घर खरीदने के लिए तैयार था। उस घर का पुराना मालिक कहता है कि तुम बस घर के डॉक्यूमेंट तैयार करके दे दो, आगे की बातचीत मैं कर लूंगा। तो अब कार्तिक और उसका दोस्त सारे डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। ये फ्लैट 30 लाख में बेचने की डील पक्की हो जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर कार्तिक को फोन पर बात करने के लिए बाहर जाना पड़ता है और उसी टाइम पर रमेश बेड पर कपड़े प्रेस कर रहा था। अब उसके घर पर बेल बजती है, इसलिए वो बाहर कोई आया है ये देखने के लिए जाता है। लेकिन बेड पर रखी हुई आयरन नीचे गिर जाती है, जिस वजह से वो कपड़ा जल जाता है। और वही इधर बेड पर रखे हुए कार्तिक के फ्लैट के सारे डॉक्यूमेंट भी जल जाते हैं। अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खराब होने की वजह से ये फ्लैट खरीदने वाला आदमी उनका फ्लैट खरीदने से मना कर देता है और कार्तिक के हाथ से ये भी डील चली जाती है, जिससे कि अब कार्तिक और भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। फिर हम देखते हैं अनु अपना सारा सामान लेकर घर के बाहर आती है। कार्तिक से कहती है कि चलो हम यहाँ से चलते हैं, कहीं दूसरी जगह पर रह लेंगे, यहाँ पे रहना बहुत ही खतरनाक हो चुका है। कार्तिक कहता है हम कहाँ जाएंगे? अनु कहती है मैंने अपनी माँ से बात कर ली है। तो कार्तिक कहता है कि तुम्हारे पापा के पास? वो तो चाहते ही नहीं थे कि हमारी शादी हो, और अगर अब हम फिर से उनके पास जाएंगे तो ये तो मेरे लिए जलील होने की बात होगी। और तुम्हें यहाँ से जाने की इतनी जल्दी क्यों है? अच्छा, मेरी जॉब चली गई, ये फ्लैट भी अच्छा नहीं निकला, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए तुम मुझे छोड़कर जा रही हो ना? ठीक है तुम जाओ, मैं अकेला रह लूंगा। अब ये बात सुनकर अनु उसे जोरदार थप्पड़ लगाती है और कहती है कि अभी तक तुमने मुझे इतना ही समझा? मैं अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के लिए आ गई थी, लेकिन तुमने मुझे ऐसा कहकर मेरा दिल ही तोड़ दिया है। इस तरह से अनु रोते हुए वहां से चली जाती है। अब रात को हम देखते हैं कि कार्तिक बहुत ही परेशान होता है। वो रोने लगता है, अपने दोस्तों से कहता है कि ये सब कुछ मेरे ही साथ ही क्यों हो रहा है? इससे पहले भी उस फ्लैट में बहुत सारे लोग रहते होंगे, लेकिन मेरे घर पर रहने के लिए जाने के बाद ही ये घटना क्यों होनी थी? तो एडिसन जब ये बात सुनता है तो उसे कार्तिक के बात में पॉइंट लगता है। वो थोड़ा सोचता है और कार्तिक से कहता है कि शायद तुम्हारा और रमेश की फैमिली का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा। फिलहाल 2022 में रमेश क्या कर रहा है, वो कहाँ रह रहा है, इसके बारे में तुम्हें पता करना चाहिए। उसके फैमिली से मिलकर ही शायद तुम्हारे बाकी सवालों की जवाब मिल जाए। अब दोस्तों पता नहीं अचानक लेकिन क्यों उस दीवार से कम्युनिकेशन होना बंद हो जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कार्तिक और उसका दोस्त हार नहीं मानते। वो रमेश और उसकी फैमिली को जितने भी लोग पहचानते थे वो उन लोगों को ढूंढते हैं। रमेश और उसकी पत्नी जिस दुकान में काम करती थी वहाँ पर जाकर भी पूछताछ करते हैं। तो इस तरह से उन लोगों को अलग अलग लोग मिलते हैं। और दोस्तों वही दूसरी तरफ रमेश भी कार्तिक को अपने टाइमलाइन में ढूंढने लगता है, क्योंकि कार्तिक ने बात करते हुए एक दिन कहा था कि वो 2012 में पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम करता था। तो रमेश यहाँ पर अपने शहर में अलग अलग पिज्जा की दुकान पर जाकर डिलीवरी बॉय से मिलता है। तो एक शॉप से उसे कार्तिक का नंबर मिल जाता है। वो उसे कॉल करता है और कहता है कि कार्तिक तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ, मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। मैं तुम्हें एक एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, मुझे वहाँ पर आकर मिलो। कार्तिक कहता है कि आप कौन है ये मुझे नहीं पता, और मुझे तो आज बहुत सारी डिलीवरी करनी है। अगर आपके बताए हुए एड्रेस के एरिया में जाना होगा तो मैं रात में वहां पर आ जाऊंगा। ऐसा कहकर वो फोन कट कर देता है। यहाँ इस तरफ हम देखते हैं आखिरकार कार्तिक को रमेश के बारे में पता चल जाता है और हम देखते हैं कि रमेश एक फैक्ट्री में काम कर रहा है जो कि अब बहुत ही बूढ़ा हो चुका है। कार्तिक यहाँ पर रमेश से कहता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना? तुम 2012 में F1 फ्लैट में रहते थे और हमारे दीवार के जरिए बात होती थी। हम दोनों एक साइंटिफिक घटना की वजह से एक ही घर में रह रहे थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर रमेश कहता है कि सर आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है आप किसी दूसरे रमेश को ढूंढ रहे हैं। मैं वो रमेश नहीं हूँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अब यहाँ पर कार्तिक फिर से दुखी हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद रमेश वहाँ पर आकर उसे रोक लेता है। वो उसे कहता है कि मैं रात को तुम्हारे घर पर आऊंगा तुम्हारी मदद करने के लिए। अब उसके बाद कार्तिक अनु को कॉल करता है और माफी मांगता है।
कहता है कि मुझे रमेश अंकल मिल चुके हैं, लगता है हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तुम फिर से वापस आ जाओ। अब रात को हम देखते हैं रमेश अपनी पत्नी कविता को लेकर कार्तिक के घर पर आ जाता है। फिर यहाँ रमेश दीवार पर लिखता है, मैं 2022 का रमेश बोल रहा हूँ, प्लीज तुम लोग ये घर छोड़कर चले जाओ। यहाँ कार्तिक और अनु को बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन 2012 की कविता कहती है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो ताकि हम ये घर छोड़कर चले जाए। तो यहाँ पर 2022 की बूढ़ी कविता कहती है कि अगर तुम लोगों को यकीन नहीं हो रहा तो मैं एक सीक्रेट की बात बताती हूँ। मेरे पति रमेश की माँ मेले में खो गई थी, ऐसा उन्हें सपना आया था और कुछ दिन बाद एक मेले में सच में उनकी माँ खो गई, जिसकी वजह से रमेश को आज भी बहुत दुख होता है और वो कभी कभी नींद में ही उठकर अपनी माँ को पुकारने लगते हैं। तो दोस्तों 2012 की कविता कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। फिर ये लोग उनसे पूछते हैं कि हमारा माही कैसा है, 2022 में वो कितना बड़ा हो गया है, क्या पढ़ लिख कर ऑफिसर बन गया है। अब ये बात सुनकर बूढ़ी कविता कहती है कि ये लोग तो माही के बारे में पूछ रहे हैं, बताओ आज डेट क्या है। तो अनु बताती है कि 22 अक्टूबर 2022। तो कविता बताती है कि आज के दिन ही तो 2012 में हमारे माही का एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से उसकी मौत हो गई और इसीलिए हम यहाँ पर इतने दुखी है। जाओ तुम लोग तुरंत ही जाओ और माही को बचा लो। अब यहाँ पर 2012 में रमेश और उसकी फैमिली तुरंत ही बाहर जाकर अपने बच्चे माही को ढूंढने लगते हैं। दरअसल दोस्तों माही यहाँ पर बच्चों के साथ खेल रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर बारिश हो जाती है तो सारे बच्चे अंदर चले जाते हैं। लेकिन माही का रिमोट कंट्रोल वाला खिलौना पेड़ पर अटक गया था और वो उसे निकालने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं 2012 का कार्तिक वहाँ पर पहुँचता है, क्योंकि जैसा कि हमें पता है रमेश ने उसे कॉल करके बुलाया था। और दोस्तों वो बच्चा माही पेड़ से गिरने ही वाला था और वहां से गुजरने वाले ट्रक से टकरा कर उसका एक्सीडेंट होने वाला था, क्योंकि उस ट्रक के ब्रेक फेल हो गए थे। लेकिन दोस्तों लकीली एन मौके पर कार्तिक वहां पर आकर माही को बचा लेता है और दोस्तों माही सही सलामत है ये बात जानकर 2022 के कविता और रमेश बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो दीवार पर हाथ लगाकर अपने बेटे को गले लगाते हैं और इन्होंने जो अपने बेटे को खो दिया था उनका दुख थोड़ा कम होता है। अब दोस्तों यहाँ पर कार्तिक और अनु ये फैसला करते हैं कि वो लोग इस घर को छोड़कर चले जाएंगे और वो वैसा ही करते हैं। लेकिन दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर उस टाइमलाइन में वो बच्चा माही बच गया था तो वो इस टाइमलाइन में 2022 में जिंदा क्यों नहीं है। तो दरअसल दोस्तों जैसा कि हमें पता है यहाँ पर एक ब्रह्मांड नहीं है, बल्कि स्पेस में इससे भी बहुत सारे ब्रह्मांड मौजूद है। तो वो 2012 की रमेश की फैमिली और माही वो लोग एक अलग ब्रह्मांड में मौजूद है। तो उस ब्रह्मांड वाले माही की जान बच गई थी, जिससे कि वो बड़ा होगा और उनके साथ रहेगा। लेकिन कार्तिक और अनु जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वहाँ के रमेश और कविता का बेटा गुजर चुका है और उस कविता का बेटा गुजर चुका था, इसलिए वो बहुत ज्यादा दुखी थी। अपने बेटे के बारे में सोचकर बीमार हो गई थी, डिप्रेशन में जा चुकी थी। हर रोज पागलों की तरह भगवान से प्रार्थना करती कि उसके बेटे को वापस दिला दो, लेकिन ये तो बात पॉसिबल नहीं थी। लेकिन दोस्तों कार्तिक के साथ जो घटना हुई उसके कारण कविता और रमेश फिर से अपने बच्चे माही से मिल सके और इस माही के मिलने की खुशी ने उनके दुख को कम कर दिया। और दोस्तों शायद यही कारण था कि टेसरेक्ट इफेक्ट तैयार हुआ था। तो हमारे ब्रह्मांड में इस तरह की अद्भुत चीजें होती रहती है जिस पर विश्वास करना इम्पॉसिबल सा लगता है। और दोस्तों इसी नोट पर यह कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो इस मूवी का यूनिक कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग।